एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब देखिए विपक्ष और सरकार के बीच जो अगला फ्लैश पॉइंट बनने वाला अगला बड़ा मुद्दा, उसकी शुरुआत हो गई है। 2027 की जनगणना को लेकर के क्या पॉलिटिक्स चल रही है। इस बार जनगणना के दौरान जातियों का सर्वे भी होगा, दिया गया कॉलम, उसमें आपको अपनी जाति लिखनी है। लेकिन जातिगत जनगणना के तरीके पर कांग्रेस ने सवाल उठाया, बल्कि एक सेंस में सवाल उठ गया कि क्या यह जाति जनगणना है भी। कांग्रेस ने पहले तो यह सवाल उठाया कि जाति जनगणना में ओबीसी का कोई कॉलम ही नहीं है, ओबीसी का कोई खाना ही नहीं है, क्यों नहीं है। फिर पूछा कि गणना वाले फॉर्म में राज्यों के हिसाब से जातियों की लिस्ट क्यों नहीं है, ताकि वो जिस जाति का हिस्सा हैं उस पर जाकर के केवल टिक कर दें। आप केवल सीधे आप उनसे ही पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं अपनी जाति बताओ और वही आप लिख दोगे, इससे तो कोई फायदा नहीं है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बार की जनगणना में जाति के साथ साथ माता पिता के जन्म स्थान और धर्म के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। तो इसको भी इश्यू बनाया गया है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि सरकार का मकसद नियत ही ठीक नहीं है, और उनको जवाब भी आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी कह क्या रही है। अखिलेश यादव जी का भी स्टेटमेंट है, वो भी कह रहे हैं कि इस बीजेपी की सरकार से ये उम्मीद करना कि ये ठीक तरीके से जाति जनगणना कराएगी, यही गलत है। जयराम रमेश जो बात लिख रहे हैं उसमें लॉजिक तो है। वो ये कह रहे हैं कि 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर जाति जनगणना की मांग को सरकार खारिज कर चुकी थी। फिर दबाव बना तो उसको मानना पड़ा। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का बयान है कि जाति जनगणना का फैसला हो चुका है और हम कराएंगे। तो ये बता रहे हैं लेकिन कि पहले जब ये इससे सहमत नहीं थे मोदी सरकार, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था कि 2011 में जो जनगणना हुई थी कांग्रेस की सरकार में, उस समय जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं की गई थी। बेहतर होता कि जातियों की रजिस्ट्री के लिए, जाति के चयन के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया होता, जिससे कुछ सुसंगत डेटा उपलब्ध होता जिस पर भरोसा किया जा सकता। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब उसी में खाना, उसी में ऑप्शन होती और होते ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी वर्गीकरण करना है, और उसमें जाकर के लोग टिक कर देते कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं। तो कांग्रेस कह रही है कि ये आपत्ति 2011 की जनगणना को लेकर के मोदी सरकार ने उठाई सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो वो जनगणना करा रही है अपनी बात जो कही थी उससे वो मुकर गई, और इसमें वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। इसमें सीधे बस आप जो है पूछ रहे हो। तो निष्कर्ष वो ये बता रहे हैं, वो ये है कि अब जब अंत में ये जनगणना अगर मान लीजिए ऐसे ही हो गई, तो उस वक्त जो 40-45 लाख जातियां आ गई थी सर्वे में, जनगणना में 2011 में, वो इस बार भी होगा। तो उसी को तो मोदी सरकार ने कहा था कि वो गलत किया कांग्रेस सरकार ने, और आप फिर वही क्यों करने जा रहे हो। और अखिलेश जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं करेगी ढंग से जाति जनगणना। सुनिए। देश और जितना पीढ़ित परिवार है वो जाति जनगणना चाहता है, और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मन से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। और जिसको अगर चाहिए तो स्वार्थ के साथ नहीं मिल सकता कुछ, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा जहां मिलेगा। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब यह है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। उत्तर प्रदेश की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि जनगणना जितनी बारीक होगी कांग्रेस के लिए उतनी खतरनाक होगी। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं इसकी बात हम करते हैं, बट कांग्रेस मोटे तौर पर यह कह रही है कि साहब आपने हमारी जनगणना में जो गलती निकाली थी, आप वही गलती खुद क्यों कर रहे हो। बताइए त्रिपाठी जी, ये बात भी हम कर चुके हैं प्रोग्राम में पहले। नहीं, एक बड़ी सुंदर बात है कि कांग्रेस हर बात पे ये मान लेती है, राहुल गांधी जी, कि पूरा कांग्रेस का शासन गलतियों पे ही टिका रहा। मतलब देश के लोगों को ये समझना चाहिए, कुछ भी कहो तो कहते हैं हाँ हमने गलत किया। वो आरक्षण पे हाँ हमने गलत किया, महिला आरक्षण पे हाँ हमने गलत किया, हमारे बाप दादा ने गलत किया, हमारी दादी ने गलत किया, हमारे परनाना ने गलत किया, सब गलत ही करते रहे। अच्छा, अगर वो सब गलत किए तो राहुल गांधी का आधार क्या है, या राहुल कांग्रेस का आधार क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये देश के लोगों के मन में जरा फिट होना चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। दूसरा, क्या हम मनुस्मृति के तहत जनगणना करा रहे हैं? मनुस्मृति में था भाई 4 वर्ण थे, उनकी चर्चा होती थी, या संविधान के तहत करा रहे हैं, या देश में जो समाज बन गए उनके तहत करा रहे हैं। मनुस्मृति तो कहती है भाई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस खत्म, यही है, इससे दाएं बाएं तो जाते नहीं।
फिर याद आया कि नहीं, हमारे समाज में तो पता नहीं कब जाति आ गई। अब जाति आ गई तो कोई कहता है अंग्रेजों के समय आई, कोई कहता है कुछ और आई, कोई कहता है लोग अपने समाज के हिसाब से, गांव के हिसाब से करते थे, आपने उनको जाति बता दिया, लेकिन वो है। फिर संविधान बना तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा सब एक जाति हो गए। फिर अचानक आया कि नहीं, एक ओबीसी भी होना चाहिए, अदर बैकवर्ड। तो संविधान के दायरे से बाहर आप खुद गए। आप जब पिछड़ा कह रहे थे या किसी समाज को आगे लाने की बात कर रहे थे, उसके लिए व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि वहां अस्पृश्यता या सोशल एम्पावरमेंट मसला नहीं था। मैं गंभीरता से बात कह रहा हूं, इसको जरा समझिए। और ये लोगों को सोचना चाहिए कि जितनी डिबेट चल रही, कितने फ्रॉड बेसिस पे चल रही। भाई आप तीनों में से आधार तय कीजिए। फिर जब आप कह रहे हैं कि भाई ये वाली जाति जनगणना है, तो अच्छा केशव मौर्य जी क्यों न कहें, आप ओबीसी क्यों चाहते हैं, जरा इसको समझिए। पहले क्लियर कर लेना यहीं तक। एक सेकंड, बिल्कुल आप ये पॉइंट यहीं आप जहां ले आए, ऑपोजिशन क्या चाहता है। देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती शुरू से हो रही है, उनकी गिनती को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई ये दावा भी नहीं करता कि अरे हमारे यहां पर तो सही आंकड़ा ही नहीं है कि उनकी तादाद कितनी है, ये भी कोई दावा नहीं करता, क्योंकि वो होती है और वो ठीक है, वो सबको पता है। किस पे सवाल? ओबीसी पे। अब जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये ओबीसी है क्या, यही पूछ रहे हैं ना आप? बिल्कुल, ओबीसी है क्या? बिल्कुल। कहां लिखा है ओबीसी? जो हमारा संविधान है उसमें तो ओबीसी शब्द मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है, उस नहीं वक्त जो बना था, उसका अमेंडमेंट में कहीं आ गया हो तो बात नहीं, उस वक्त तो नहीं था ये शब्द शायद। तो वो ये इधर वाले जो तर्क देते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि जिनकी लिखी गई संविधान में उनकी होती है, उसके अलावा और कोई वर्ग नहीं। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अपोजिशन ये कहता है कि ओबीसी एक बड़ा वर्ग इस देश में है और उसकी ग्रुपिंग अलग से होनी चाहिए। अब जब आप उसको आरक्षण देते ही हो, नीतियां आप उसके हिसाब से बनाते ही हो, तो फिर गिनती भी करो और नाम लेके गिनती करो कि आप ये ओबीसी हैं ये, और वो ऑप्शन दीजिए आप सब। अब इसमें एक लाइन और, चूंकि आप जहां ले आए बहुत अच्छी जगह ले आए। अब यही कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कहा जाता है ना कि सबका हक, चलिए सब छोड़ दीजिए, पंडित जी खा गए, उनसे बचा तो ठाकुर साहब खा गए, तो क्या हुआ? कहे कि भाई ये समाज है। अब अगर आपने ओबीसी कहा तो आप किसकी गिनती करोगे, जरा बताओ। आप ही लोग कहते हैं ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी तो पहले ओबीसी थे, नहीं ओबीसी हो गए। इसका मतलब ओबीसी हो जाते हैं। ये मैं जो कह रहा हूं उसकी जरा गंभीरता समझिए। ओबीसी हो जाते हैं, फिर क्या है? आप ओबीसी होते 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 इतना बड़ा कर दिया, यानी आपने देश को पूरा अदर बैकवर्ड में या पिछड़ा में डाल दिया। फिर मौर्य जी क्यों ना कहेंगे कि हमारी गिनती करो? क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये गिनती हो जाए और अखिलेश यादव जी की पार्टी बढ़िया हो जाए, तेजस्वी यादव जी की पार्टी बढ़िया हो जाए। ऐसे जो जिनको आप ओबीसी कहते हैं, उसमें जो ऊपर वाला जो ब्राह्मण ठाकुर है वो भी तो मजबूत है ना भाई, तो वो नीचे वाले का हिस्सा खा जाए। अब ये खतरा है, इसीलिए सबकी जाति होगी। तो फिर कोई भी जो छोटा सा भी होगा तो उसको पता चल जाएगा अच्छा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी नहीं जिताता है, हमारी वाली ये जाति जिताती है। तब वो कहेगा भाई साहब हमारे दरवाजे इस तरह से आओ। ये डर है विपक्षी पार्टियों को। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि ये जानती है कि अगर ओबीसी को ऐसे करेंगे तो मुश्किल होगी। और सिर्फ जानकारी के लिए, ये आएंगे तो कौन आएगा भाई? ओबीसी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सारी मुहिम चला रहे हो। वो तो आप इसको विचारधारा के तल पे नहीं, मैं तथ्य के तौर पर बता, मैं केवल इसको जो मांग है, मैंने कल सुना कांग्रेस के बहुत से लोग इस पर बयान भी दे रहे थे। उनकी मांग सिंपल है, हर राज्य के पास एक कास्ट लिस्ट होती है, हर जाति की लिस्ट होती है कि मेरे यहां ये समाज इतना 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 है। ऐसे ही एक सेंट्रल लिस्ट भी है ओबीसी की। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि ये सेंट्रल लिस्ट और ये स्टेट लिस्ट, इसके हिसाब से आप उसमें ऑप्शन दे दो। वो भी दोनों तो अलग अलग है। अरे अलग अलग, हाँ तो जोड़ करके दे दो, क्यों ऐसे? दोनों को जोड़ करके दे दो और उसी में ऑप्शन दे दो कि इसमें आप जिसमें आते हो उसमें अपना नाम डाल दो। उसमें आदर्श कर दीजिए कि भाई जो नहीं है, मान लीजिए कई लोग उसमें वो अन्य में आ जाए। हाँ वही कह रहा हूँ। आप बताइए साहब, इसमें होने क्या जा रहा है आगे? नहीं, क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, वो तो मुझे नहीं पता, सरकार क्या तय कर रही होगी। लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको कि बहुत गंभीर राजनीतिक मसला है। और यदि भारतीय जनता पार्टी इसको समझ रही है कि वो इससे बच जाएगी, तो 2024 वाली गलती होगी। और ये इशू इस चुनाव का, 2029 के चुनाव का सबसे बड़ा इशू बनने वाला है सामाजिक तौर पर। आप आंखें बंद करें, आंखें खोलें, खुश हो ना खुश हो, समाज में जाति की जनगणना को लेकर ये 2024 से बड़ा मामला बनेगा। इसको संभालना मुश्किल होगा। और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को नहीं समझ रहा। इसलिए उन्होंने
बैकफुट पर आके जाति जनगणना के लिए तैयार हो गए। मुद्दा तो बहुत बड़ा है वो, क्योंकि उन्होंने डिमांड मानी, वही उसी से साबित हो उसी गया से कि मुद्दा। समझ, हाँ। लेकिन मेरे को एक और एक चीज भी आप समझिए, इसको उतनी तीव्रता के साथ, भाई जिस दिन वो 40 सवालों की लिस्ट आ गई थी उसी दिन से इस पर उतना ही बड़ा हंगामा क्यों नहीं किया गया? नहीं किया था, तब आपने कहा कि नहीं अभी तो घरों की चर्चा, घरों की गिनती कर रहे हैं, उन्होंने तभी किया था। वो तो जानते हैं इसमें इसका पोटेंशियल सब पार्टी समझती हैं। उन्होंने तभी किया था जब आप पहला जब फेज किया था जनगणना का, और तब आपने सफाई में कहा था कि नहीं हम तो घरों की गणना कर रहे हैं, अभी तो जब आएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू और ये इसको इस तरह से स्पेसिफाई करना कि नहीं सबकी जातियों के नाम लिख दो। अरे ओबीसी में भी आपको सब जातियों, अपनी जाति का नाम तो लिखना ही है, वो उस कैटेगराइजेशन में कि ओबीसी है। और ये आप जंप कर रहे हैं कि एससी एसटी के बाद ओबीसी कहां से आ गए। ये पूरा मंडल मूवमेंट, ओबीसी का रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, ये सब तो हो गया है तो ना, फैक्ट है, हाँ हो गया। तो ये तो फैक्ट। अब इसमें ये नई कहां से आ गई ओबीसी की बात? ये वो लोग, ये जो लोग नहीं चाहते जनगणना, वो ये बात कहते हैं ना कि ओबीसी जो है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। नहीं, कोई आर्टिफिशियल जैसा कुछ है नहीं देश में। नहीं ऐसा नहीं है ना, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं है। अरे आप हाँ बोलिए समीर जी। देखिए, अभी जाति जनगणना तो बीजेपी को कराना मजबूरी, मतलब केंद्र सरकार को मजबूरी है। और मुझे लगता है कि 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से आई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि देश में जातिवाद को कम करने की कोशिश करेगी, तो 2014 के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने ये कहता है कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, और मुझे ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर गर्व है, तो दूसरे जातियों को तो ओबीसी बनने पर रिएक्शन में बताया जाता है, लेकिन नहीं तो ये रिएक्शन में बताया, इलेक्शन में बात तो वही है ना साहब, बताया प्रधानमंत्री ने ना। कोई आप पे हमला करेगा, आप पिछड़ा विरोधी हो, तो आप कहोगे ना भाई मैं खुद ही पिछड़ा हूं। आप बताओगे, और आप जब ये बताओगे कि राजस्थान में हमने अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है तो एक राजपूत और एक ओबीसी भी उप मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में आप ये कहते हो कि अभी हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, तो हमने साथ में एक ब्राह्मण को हमने उप मुख्यमंत्री और एक ओबीसी को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमने एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया है, तो एक ओबीसी और एक ब्राह्मण को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है। इससे कोई बीजेपी तो नहीं चलाती। बीजेपी तो जाति के राजनीति को बढ़ाया है, बीजेपी ने बढ़ाया नहीं, मजबूरी है सर, हर आदमी कर रहा है। नहीं आप ये किस बेसिस पे कह रहे हो कि इन्होंने बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया क्योंकि कांग्रेस जाति की राजनीति करती रही, भारतीय जनता पार्टी और संघ जाति की राजनीति का हमेशा विरोध करता रहा। संघ तो कभी जाति को नहीं मानता, संघ तो हमेशा हिंदुत्व की बात करता है। अरे अच्छा, कल्याण सिंह की जाति तो तभी से बताई जा रही है हमको। संघ की बात कर रहा हूं, संघ ने तो कभी जाति की बात नहीं की, संघ के अंदर कभी जाति की बात नहीं होती। संघ जाति का विरोध करता, संघ कहता है हम सब हिंदू की बात करते हैं, जाति की बात। तो ये सब कुछ संघ की अवहेलना करके हो रहा है बीजेपी। तो मेरा ये कहना है संघ की भी असफलता है ना कि संघ भारतीय जनता पार्टी में जाति विहीन भारतीय जनता पार्टी को नहीं बना पाया। ये राजनीतिक मजबूरी है कि अगर आप जाति की बात नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, यही कारण है। तो ये तो ऐसी बात होगी जैसे हम कह रहे थे कि वंदे मातरम का इशू कांग्रेस के लिए ट्रैप था, जातिगत राजनीति की, ये बीजेपी का ट्रैप है। जातिगत राजनीति की मजबूरी है कि आपको अनुप्रिया पटेल को जोड़ना पड़ता है, आपको ओम प्रकाश राजभर को जोड़ना पड़ता है, संजय निषाद को जोड़ना पड़ता है। अच्छा, फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये सारी चीजें जो बीजेपी करती है, वो भी जैसे जो पॉलिटिक्स बाकी दल करते हैं जाति की, वही बीजेपी भी करती है, क्योंकि वो हार्ड रियलिटी है। उससे बच के आप कोई बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ले लें, उससे कुछ होता नहीं। आपको चुनाव जमीन पे लड़ना होता है। लेकिन मेरा सवाल ये, फिर जाति जनगणना से क्यों बचना? करा लो। अरे क्या नुकसान हो जाएगा बीजेपी? सौरभ जी, ये कहावत है, गुड़ खाएंगे गुलगुलों से परहेज करेंगे। तो ये जाति जनगणना जो हो रही है, मजबूरी में हो रही है, मन से नहीं हो रही। पहले तो ये बताइए, हो भी रही है कि नहीं हो रही? नहीं, जो हो रही है, अब उस जैसे हो रही है उस पर सवाल है कि आपकी मंशा क्या है, आप करते हुए दिखना चाह रहे हैं या वास्तव में करना चाह रहे हैं। देखिए, जाति हमको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जाति समाज की वास्तविकता है, और हम प्रवचन चाहे जितने दे लें, उपदेश चाहे जितने दे लें, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है जिससे आप मूड नहीं मोड़ सकते। जब दिनचर्या में आप जीवन जीते हैं तब भी, या शिक्षा से लेकर नौकरी तक या संस्कारों तक, हर जगह जाति आपके साथ चलती है। अभी बात हो रही थी कि भाई राहुल गांधी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उस तरह की गलतियां हुई, तब भी आंकड़े आए थे, और उन आंकड़ों को देख करके केंद्र सरकार का ही फैसला था कि ये तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, इसको रिलीज करने का मतलब ही नहीं कोई। अब वही डर बीजेपी को सता रहा है। क्यों सता रहा है? तब कांग्रेस सत्ता में थी, अब बीजेपी सत्ता में है। सत्ता का चरित्र एक ही होता है। तब कांग्रेस सत्ता के चरित्र की राजनीति करती थी, अब बीजेपी सत्ता के चरित्र की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने बड़ा फर्क ही है सर, वो पेंडोरा बॉक्स तो खुलेगा नहीं खुलेगा। अभी जो मुझे राजनीतिक माहौल लग रहा है उसमें मेरी समझ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो ये माहौल ना बना दें कि बीजेपी या ये सरकार
जाति जनगणना को ईमानदारी से नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ है, उसकी मंशा नहीं है। सर मैं कह रहा हूं हम लोग थोड़ा मूल पे आए ना। ये अगर मूल है। अगर नहीं मूल ये अगर बीजेपी नहीं कराना चाहती तो क्यों नहीं कराना चाहती? वो क्या वो इसलिए नहीं करा नहीं क्या वो इसलिए नहीं कराना चाहती कि जातियों की गिनती जब होगी तो ऑपोजिशन को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, सबको कहने का मौका मिलेगा कि आरक्षण की 50% की सीलिंग तोड़िए और ओबीसी आरक्षण बढ़ाइए। वो तो आगे की कांग्रेस को नहीं सर, वो और भारतीय आगे जनता की पार्टी बात जो है जो सहयोगी आप कह दल रहे है ना, हैं। वो भी कहेंगे, अनुप्रिया पटेल भी बोलेगी हमारे इसने हिस्सेदारी, हमारी सीट ज्यादा दो, उनका राजभर भी बोलेगा, सब पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। देखो वो तो आगे की बात है। सबसे बड़ा खतरा क्या है, अगर आप 1990 में थोड़ा लौट जाएं, जब मंडल कमीशन आया तो भारतीय राजनीति का पूरा जो आधार था ना परंपरागत, वो ध्वस्त हो गया था। दो नए वोट बैंक तैयार हुए, पहले हुआ मंडल कमीशन का जिसको ओबीसी के नाम से जानते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी को अपना कमंडल का राम मंदिर हिंदुत्व का वोट बैंक वो करना पड़ा। और उस डिवाइड को आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता होने के बावजूद बीजेपी सत्ता बहुमत हासिल नहीं कर पाई। वो उसके लिए सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर। जी, ठीक है। तो बीजेपी ने और संघ ने बड़ी मुश्किल से उस मंडल को कमंडल में समाहित किया है। अब वापस वो वही अगर ये नहीं जनगणना हो गई तो सच्चाई सबके सामने एक बात आ जाएगी। त्रिपाठी जी का एक बीजेपी बयान के याद आ रहा, आप पहले मुझे याद है आप अक्सर ये बात कहते थे कि बीजेपी को नहीं डरना चाहिए, इस जनगणना से करा लेना चाहिए। सर मैं तो बड़ी स्पष्टता से कहता हूं, देखिए सिद्धांत तौर पर मैं मानता हूं कि अब धीरे धीरे जाति बंद होनी चाहिए, लेकिन जाति बंद तो हो नहीं रही, सच्चाई है। क्यों जनगणना करा लेनी चाहिए? जनगणना कराने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये जो कहा जाता है उसमें सचमुच ओबीसी में उस समाज का हिस्सा कितना है जो लोग सारा ठेका लेके बैठे हैं। ठीक है, लोग जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण 3% है, हम कह रहे मान लो 1% तो आ जाए, 5% तो आ जाए, जो भी आ जाए। इससे क्या होगा कि एक बार स्पष्टता आए कि सचमुच, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं, निजी तौर पर मैं आदर्श स्थिति का पक्षधर हूं कि अब नहीं होना चाहिए, संविधान को धीरे धीरे जाति मुक्त होना चाहिए, लेकिन अगर हो तो सबकी जाति पता चले। ये ओबीसी इतना है, जनरल इतना है, फिर आपने खेल शुरू कर दिया। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं इतना है, ओबीसी में और ये जाति जानबूझकर नहीं कंफ्यूज सर, ओबीसी में कंफ्यूजन जाति नहीं छुपा रहे, ओबीसी में कौन सी जाति है जाति ये है। जनगणना की मांग हो आप रही है, इसको उसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं, सबकी आप इसको मांग कंफ्यूजन है। क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूज आप कर रहे हैं। नहीं ओबीसी कर में रहे। जाति कैसे हो गई? जाति है उसको ओबीसी में डाला जाता हाँ, है तो ना, वही गलत वही है बात ना, कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब ही वही है। सर, भाई ये ओबीसी जाति कैटेगरी है, है, चलिए, जातियां। चलिए फिर ठीक से है, अब मैं ये बोल तो देता हूं, शब्द बोल देता हूं, जाति है उसको ओबीसी में, उसको सामान्य में, उसके हाँ। सिस्टम डाला जाता है। तो जाति पता नहीं, आपको तो पता होगा कि ओबीसी है। चले नहीं, तो वो अभी इस पर जाति तो सरकार डालेंगे क्या ना इसमें। जवाब देती है, क्योंकि अभी ये आरोप लगा दिए गए हैं, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, यूपी की पॉलिटिक्स में और भी बहुत कुछ हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक चर्चा तो ये चल रही है, पहले वो ही पूछ लूं मैं, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, अचानक उनको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई कि शायद उत्तर प्रदेश में नए राज्यपाल आने वाले। उसकी वजह यह है कि वो पहली बार शायद 2019 से हैं वो राज्यपाल, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। एक तो उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर बन गई वो, और 19 में आने से पहले भी 2 साल शायद वो गवर्नर ही रही मध्य हैं। प्रदेश और बिहार में तो बहुत लंबे समय से गवर्नर है, 8-9 साल गवर्नर वो रही हैं। अब वो पहली बार 10 दिन की छुट्टी लेकर के गई हैं, अपनी पर्सनल विजिट पर कहीं गई हैं। तो ये चर्चा चल रही है कि क्या वैसे तो 5 साल का टेन्योर होता है, तो 2 साल पहले ही पूरा हो गया, उनका वो कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन क्योंकि परंपरा ये है कि टेन्योर खत्म भी हो जाए, लेकिन अगर उस किसी और की नियुक्ति नहीं की जाती है तो जो सर्विंग जो हो रहा, जो गवर्नर होता है वही सर्व करता है, कंटिन्यूटी में चलता। तो वो उस लिहाज से चल रही है, उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में वाकई नए गवर्नर की बात चल रही है? सर क्या सुन रहे हैं? सर 2019 से तो मनोज सिन्हा साहब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार में वैसे भी चलता रहता है एक्सटेंशन, वो गवर्नर से लेकर सेक्रेटरी तक। ये जो चर्चा इनको लेकर चल रही है यूपी में, वो आपने जो 10 दिन की छुट्टी की बात की, वो 10 दिन की छुट्टी की चर्चा नहीं भी होती, क्योंकि गवर्नर साहब जा रही हैं नहीं जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर एक कार्यक्रम में कुछ कमेंट कर दिया था, और उसके बाद वो छुट्टी पर गई हैं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा हो रही है। एक वजह तो ये है। दूसरा यह कि अब बहुत लंबा समय हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्र भी है, और लगातार ये बात चर्चा में चलती रही। और अभी जब ये हो रहा है कि कैबिनेट रिशफल होगा तो गवर्नर्स चेंज किए जाएंगे, उसमें दोनों का ही नाम चल रहा है, मनोज सिन्हा साहब का भी और आनंदीबेन पटेल का भी, क्योंकि दोनों बहुत लंबे समय से गवर्नर है। वैसे तो इस सरकार में किसी अचानक भी हो जाता है, जैसे पटना में मुख्यमंत्री और गवर्नर एक ही दिन बदला गया। क्या है खबर समीर जी? नहीं, जाने का तो चल रहा है, पिछले 4-5 महीने से चल रही है चर्चा कि आनंदीबेन जाएंगे, और एक लगभग तय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले
नए गवर्नर की वहाँ नियुक्ति होगी। और मुझे लगता है कि अब लंबा समय हो गया, अब आनंदीबेन को तय करना है उनको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्या है सरकार क्या तय करती है उनको लेकर आने में दिखेगा। लेकिन तय मुझे लगता है वो बहुत लंबे समय गवर्नर रहेंगी। 85 ईयर्स की एज हो गई है, उनके स्वास्थ्य की भी समस्या है, तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में खुद स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बार जयंत चौधरी को लेकर अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जिनको हमने 54 रुपया बना दिया वो भी चले गए, तो अभी मामला आगे बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की 54 वाली बात की और पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर के साथ में लड़े थे, फिर वो इधर आ गए। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की जब अटकलें ही चल रही थी, ये तब की बात है, उन्होंने कहा था कि मैं 54 थोड़ी हूँ जो पलट जाऊँ। और उसके बाद आरएलडी के 8 विधायक चुनाव जीत गए थे, खुद जयंत चौधरी राज्यसभा गए थे, लेकिन उसके बाद वो एनडीए में आ गए। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी के पार्टनर्स पर निशाना लगाया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर हों या बाकी लोग हों, उन्होंने कहा इनकी बदौलत बीजेपी जीतती है, तो इनको बढ़ा के सीटें देनी चाहिए, कम से कम दुगनी कर देनी चाहिए उनको ये सीटें। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने उनके सभी रास्ते बंद कर दिए हैं अपने सहयोगियों के, और इसीलिए वो चाहते हैं कि पीडीए समाज आगे बढ़े तो इन सभी की भागीदारी बढ़नी चाहिए। आरएलडी को इतनी सीटें मिले, हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और हैं वो पीले गमछे वाले, उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। सोचने को क्या मजबूर कर रहे हैं कि हम क्यों थे उनके साथ? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं और भी, अच्छा, उनकी भी सीट बढ़ा दें। मतलब देखिए सौरभ जी, अखिलेश यादव जितनी उदारता की सलाह बीजेपी को दे रहे हैं, अगर उन्होंने उतनी उदारता अपने गठबंधन के तब के सहयोगियों के साथ दिखाई होती तो तस्वीर शायद कुछ और होती। जहाँ तक जयंत चौधरी का सवाल है, अगर उनके पर्टिकुलर मामले की बात करें तो उनको सीटें देने के साथ साथ अखिलेश यादव उम्मीदवार भी दे रहे थे। अच्छा, अपनी पार्टी से सीट आपके नाम पर रहेगी, उम्मीदवार हमारा लड़ेगा। तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति होती नहीं है। और जो बड़ा दल होता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, हर बड़ा दल कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ के अंदाज में मछलियों को निगलने की कोशिश में रहता है। लेकिन जयंत चौधरी के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल वो अखिलेश के साथ थे, आज एनडीए के साथ हैं, कल कहाँ होंगे वो नहीं पता होगा। लेकिन वो जिस परिवार से आते हैं, चौधरी चरण सिंह देश के आजादी के बाद के सबसे बड़े किसान नेता, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता और प्रधानमंत्री भी रहे, तो उस विरासत को उन्होंने आज कहां ले जाके पहुंचा दिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति पर एक बार आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। लेकिन क्यों कांग्रेस बनाया था प्रधानमंत्री? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। नहीं, ये तो हमने कल भी बात की थी, लेकिन अखिलेश यादव फिर स्टेटमेंट आ गया उनका जयंत चौधरी पर। सवाल जयंत चौधरी से बढ़िया हुआ था उनका, आपको इतना क्यों याद कर रहे हैं अखिलेश यादव बार बार? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी को भले अप्रत्याशित सफलता मिल गई थी, लेकिन विधानसभा में अगर उन्होंने अपना आधार बनाने का कोई यत्न नहीं किया तो उनके लिए मुश्किल बढ़ी है। अब यहाँ संकट दूसरा हो गया है। कई बार होता है ना कि आदमी गुस्से में रहता है लेकिन चाहता भी है, घर में भी झगड़ा होता है तो आदमी चाहता है ना कि कुछ हो जाए, और उसी में कुछ ऐसा तंज मार देता है, गुस्सा और बढ़ जाता है। तो अखिलेश यादव ने यही किया है। अब आपने जिस अंदाज में ये तंज किया, कहने को 73 आपने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी कि, लेकिन ये तो जयंत चौधरी को भी पता होगा, राजभर जी को भी पता होगा कि अगर भाजपा के साथ वो नहीं होंगी तो उनकी क्या स्थिति रह जाएगी। और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं ये साफ साफ यही कि उनको बहुत डेस्परेशन है। 10 साल वो सत्ता से बाहर रह गए हैं और वो कोई मुलायम सिंह जैसे नेता नहीं है। उनकी अगर एक बार और 5 साल सत्ता चली गई तो उनके लिए राजनीति बड़ी कठिन हो जाएगी। उनके जो नेता हैं, उनके जो स्कॉर्पियो लेकर चलने वाली बड़ी जमात उन्होंने यूपी में तैयार की थी, वो सब खड़ी होनी मुश्किल हो जाएगी। योगी जी की राजनीति है ये, तो मुश्किल हो जाएगी।